सॉरी, बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन क्यों जरूरी है बनाना? व्हाई डू वी बैंक की ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाए। देखो पॉइंट ये है कि let's see this one. जो बैंक के ट्रांजैक्शंस में जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको खत्म करने के लिए अच्छा, डिफरेंस क्यों आ रहा होता है? क्योंकि मतलब जब उनकी एक ट्रांजैक्शन खत्म होती है इसके बाद वो दूसरी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके दरमियान गैप आ रहा होता है। देखो मतलब एक मंथ में होनी थी, इस मंथ में ना हुई और उसके नेक्स्ट मंथ। देखो देखो, ये एक टी अकाउंट है, टी अकाउंट बना लेता हूँ और एक टी अकाउंट ये वो कर रहे हैं ओके ठहरो। स्क्रीन नजर आ रही है तुम्हें नहीं नजर आ रहा? अभी सर वो करेंगे रिकॉर्ड हो जाए मैं रिकॉर्ड मैंने भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा ये देखो, लेट्स से ये कंपनी का कैश अकाउंट है, ठीक है, कंपनी एंड दिस इज कैश अकाउंट, ठीक है। ये कंपनी बैंक के पास जाती है और बैंक से कहती है मेरा अकाउंट खोलो अपने पास, तो बैंक भी तो एक अकाउंट इस कंपनी का खोल देगा, लेट्स से एबीसी कंपनी, ठीक है। अच्छा, लेट्स से ये दुकान है भादराबाद पे और जितनी सेल्स होती हैं शाम को ये उसको लेट्स से 400 की सेल हुई, फिर 1000 रुपए की सेल हुई, एंड लाइक दिस इनकी पूरे दिन में सेल होती रही, तो एंड में क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है, और टोटल करके डिपॉजिट स्लिप भर लेंगे, डिपॉजिट स्लिप भर के ओके, डिपॉजिट स्लिप भर के पैसा बैंक के पास भेज देंगे, यस और नो। अच्छा फॉर्मूलास, अच्छा यहाँ पे सम, और ये मैंने नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक है ओके, मैं फारिग होता हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आपने डिपॉजिट स्लिप बनाई और आपने ये डिपॉजिट स्लिप भेज दी बैंक के पास, बैंक ने रिसीव किया, बैंक आपके अकाउंट को कहाँ क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा? क्रेडिट क्यों? उसके पास बैंक के लायबिलिटी क्योंकि बैंक की लायबिलिटी, ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने किसी को सप्लायर को पेमेंट करनी थी 10,000 की, आपने चेक इशू किया 10,000 का, तो अब आपके पास बैलेंस क्या रह जाएगा? माइनस कर देंगे टोटल में से माइनस कर देंगे और आपके पास बैलेंस रह जाएगा बैंक में से भी कम हो जाए, हम्म, बैंक से लेके ही उनको दिए। अब अपने काम चेक लिखा है, हमने तो चेक लिखा तो बैंक क्योंकि से ये कम। कैश बैंक के पास ही है, ठीक है, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे एंड विल बी लेफ्ट विथ 11,400। बात समझ में आ गई? अच्छा, बैंक के पास लेट्स से जिस सप्लायर को आपने चेक दिया वो 10 दिन तक नहीं जाता, ऐसा, तो जब वो 10 दिन तक नहीं जाता तो बैंक के पास क्या बैलेंस होगा? 21,000 उतना ही रहेगा जितना और आपके पास क्या होगा? 11,400 ठीक है, तो ऐसे चेक जो कि प्रेजेंट नहीं हुए इनको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, इनको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक। यानी
आउटस्टैंडिंग चेक्स आपने अपने पास से माइनस कर लिया, बैंक ने अभी अपने पास से माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया? रिसीव नहीं हुआ। क्योंकि उनको प्रेजेंट ही नहीं हुआ। Is that clear? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कमर्शियल एरियाज में बैंक्स आपको इवनिंग बैंकिंग की सर्विस देते हैं, ठीक है? इवनिंग बैंकिंग में क्या होता है? एनीवन हैव एन आइडिया? मैंने डिस्कस किया था ये क्लास में। फंक्शन हो रहे होते हैं। वो 12 PM तक। यानी 7 बजे, यूजुअली अगर कमर्शियल एरिया है तो 7 बजे तक, ठीक है? तो बल्कि 8 बजे तक। तो दैट मीन्स 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक इवनिंग बैंकिंग है, ठीक है? तो अगर आपकी दुकान बहादुराबाद पे थी और आपने ये सारी सेल्स लेट्स से दिसंबर 31 को रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है आप, हाँ, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? जी। अच्छा, बैंक जब आपसे ये पैसा लेगा तो कौन सी डेट को ये बैंक क्रेडिट करेगा? सर अभी थे, अभी निकले, ठीक है? नेक्स्ट डे का अगर इवनिंग बैंक होगा तो उसी दिन की करेगा, लेकिन अगर नहीं, नेक्स्ट डे इवनिंग बैंक है, मगर वो चूंकि इवनिंग आवर्स में है तो वो फर्स्ट जैन पे करिए। आपको ये देगा। अच्छा, 1 जैन इज हॉलीडे, बैंक हॉलीडे होता है, तो फिर वो सेकंड जैन को 2 जैन को करेगा, ठीक है? इज दिस क्लियर? ईमेल में हम भले उसी दिन करें लेकिन वो डेट चेंज हो जाती है बिकॉज नाइट टाइम। एग्जैक्टली, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो भाई हम मतलब कब तक कर सकते हैं जो वो उसी डेट को रिकॉर्ड करे? इवनिंग बैंकिंग से पहले पहले, 5 बजे से पहले। 5 बजे से पहले, 4 बजे भी कर देंगे, 4:30 भी कर दें, तो हाँ, हो जाए। उसी डेट पे हो जाएगा। ठीक है? मगर अगर आप इवनिंग बैंकिंग टाइम में गए तो फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट डे, बस उसका ये फायदा है कि उसमें आपका मनी सेव हो जाता है, हाँ, आपका अमाउंट आपका अमाउंट, सर पैसा सर फरहान है तो भी कहीं मुझे कॉल कर ले, नंबर नहीं लग रहा उनका। ठीक है सर, थैंक यू। ये एक बात समझ में आ गई? अच्छा, जब बैंक आपको स्टेटमेंट इशू करेगा दिसंबर का, तो क्या ये अमाउंट जो आपके पास है उनके पास भी नजर आएगी? बैंक के पास स्टेटमेंट में नजर आएगी दिसंबर के? नहीं, उनकी जैन में आएगी, उनकी जैन में आएगी, क्योंकि उनकी तो क्योंकि बैंक ने आपको क्रेडिट दिया है 2 जनवरी में। इज दैट क्लियर? जब भी वो बैलेंस नहीं होता। वो तो अलग था, वो आउटस्टैंडिंग था ना। लेट्स से इस डिपॉजिट की बात कर लेते हैं कि ये ड्यूरिंग द मंथ नहीं, एंड ऑफ द मंथ है, ठीक है? दिसंबर 31। अब दिसंबर 31 जनवरी 1 छुट्टी होगी, 2 जनवरी को बैंक खुलेगा, तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट देगा 2 जनवरी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आपके पास किस दिन आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है? 31, और बैंक के पास सेकंड जैन। तो फर्क आ गया। यस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? तो ऐसे अमाउंट को हम कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ऐसे को हम क्या कहते हैं? डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है? ट्रांजिट का क्या मतलब? रास्ते में, जो मतलब जो अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ डिपॉजिट, बिकॉज ऑफ डिपॉजिट, यानी बैंक ने रिसीव तो आपसे 31 की शाम को ही किया है, मगर चूंकि बैंकिंग आवर्स, नॉर्मल बैंकिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, तो वो अगले दिन में आपको क्रेडिट दे रहा है, तो जिसकी वजह से दिसंबर का जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें ये अमाउंट नहीं शो होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्लियर हो गया, आउटस्टैंडिंग चेक क्लियर हो गया। अच्छा, ये बताओ कि बात बैंक में आप कुछ पेमेंट करते हो किसी कंपनी की, ठीक है? व्हेन डू यू कम टू नो? अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फी आपने पे की एरिया की, कहाँ पे करोगे? पोर्टल से ऑनलाइन कर दे, बैंक में या क्विक पे वगैरह ऑनलाइन पे करके। तो एप्स में कब अपडेट होता है? मेरे के वैसे थोड़ी पास्ट है, उसी वक्त पेड लिखा हुआ आ आ जाता है, पर।
ठीक है, तो दैट मीन्स उनका सिस्टम और बैंक का सिस्टम अलाइंड है। जैसे ही आपने बैंक में पेमेंट की, रिसीव तो बैंक ने किया ना, मगर भेदिया को अपडेट आ गया कि फला स्टूडेंट ने ये अमाउंट रिसीव किया। फी वाउचर में हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती है, बैंक कॉपी, स्टूडेंट कॉपी। तो एक बैंक रखता है, फिर एक यूनिवर्सिटी को वो दे देता होगा। ठीक है, अब लेट्स से आपने फिजिकल बैंक में जाके डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगा? बैंक कॉपी अपने पास रख लो। बैंक अपनी कॉपी रखेगा और यूनिवर्सिटी की कॉपी रखेगा, ठीक है, और आपकी स्टूडेंट कॉपी आपको दे देगा, ठीक है। फिर जितने स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी कॉपीज होंगी उसकी एक समरी बनाएगा, और समरी बना के भेदिया को बताएगा कि आज के दिन इन एनरोलमेंट नंबर के इन स्टूडेंट्स के ये अमाउंट रिसीव हुई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब तो दैट मीन्स लेट्स से आपने 1 लाख रुपए पे किए, तो बहरिया के अकाउंट को तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया ना, बहरिया को क्या पता चलेगा कि ये फला स्टूडेंट ने एंटर किया है? हाँ, तो बैंक इन्फॉर्म करेगा थ्रू क्रेडिट बैंक। अरे बात बताएं वैसे कि ये मतलब मंथ के एंड में होता है फिर समरी बनती है, या जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, मतलब मेरे ख्याल किस में दिन होते हैं? रोजाना होनी चाहिए। और अब अगर ऑनलाइन है हम्म, तो फिर तो जैसे अमल ने बताया कि जैसे ही डिपॉजिट किया वैसे ही, तो चूंकि सिस्टम की करस्पॉन्डेंस हो रही है, ह्यूमन करस्पॉन्डेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इंसिडेंट हो रही है। मतलब ये मतलब इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्म कर देते हैं, सबके पोर्टल पे जैसा आ गया लिखा हुआ कि पेड है, तो मतलब इस तरह से। देखो ना, जो पोर्टल है वो बैंक से लिंक है या भेदिया से लिंक है? बहरिया से भेदिया से लिंक है, तो दैट मीन जैसे ही बैंक ने रिसीव किया वैसे ही बहरिया का भी पोर्टल अपडेट हुआ और इंफॉर्मेशन आपको आ गई, ठीक है, टाइम वो ये सिस्टम की वजह से ये क्रेडिट मेमो है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये सिस्टम ना हो तो फिर बैंक समरी बनाएगा, फिर रिसीट भेजेगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये टाइम क्या हुआ, मगर पॉइंट ये है कि इट्स अ डेबिट क्रेडिट मेमो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में कहीं से पैसे आए, तो बैंक की तरफ से फौरन ईमेल आती है क्रेडिट मेमो, तो क्रेडिट ईमेल कर रहा है, क्रेडिट ईमेल अलर्ट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? यस और नो? अच्छा, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे बैंक आपके पैसे कुछ चार्जेस माइनस करता है, सर्विस चार्ज है, चेकबुक के चार्ज है, एटीएम के चार्जेस हैं, तो बैंक आपके अकाउंट से क्या करेगा? माइनस कर लेगा। आपको कब पता चलेगा? जैसे हम वो चीज क्रिएट वो करते हैं, मैसेज कर देते हैं, मैसेज। इन्फॉर्म कर देते ठीक हैं। है, मगर अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नहीं, हमें वैसे मैसेज पे नहीं पता चलता। कोई जैसे अगर transaction हम करते हैं। एटीएम से पैसे निकालते हैं ना किसी और के एटीएम से बैंक के, तो हमें खुद अकाउंट में हम चेक करते, तो हमें पता चलता है हमारे जो हमने निकाला है अमाउंट उससे 20 रुपीज और निकला है। एग्जैक्टली हम्म 23.44 और वो बैंक चार्जेस हैं, क्योंकि जी। आप एटीएम किसी और बैंक का यूज कर रहे हैं तो वो चार्ज करता है। उसी बैंक का एटीएम यूज करेंगे तो नहीं नो चार्ज। चार्ज। इज दैट क्लियर? यस। तो वो जब बैंक ने आपके अकाउंट से माइनस कर लिया, आपको तो नहीं फॉर्म आया, ठीक है, तो आपको कब पता चलेगा? जब बैंक आपको डेबिट मेमो के थ्रू इन्फॉर्म करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो डेबिट जब बैंक आपके अकाउंट को करेगा तो बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, क्योंकि लायबिलिटी बैंक की क्या होती है? कम होती है, ठीक है। बैंक के पास पैसा आपने रखा, बैंक की लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी है। हम्म है, हमारा अकाउंट तो है, मगर बैंक के पास हमारी लायबिलिटी कम हुई या हमारी उनकी लायबिलिटी बढ़ी? हमने उन्हें उधार रखवाया हुआ है, हमने उनके पास मनी रखवाया हुआ है। अगर आपने लेट से एक स्टूडेंट ने फी जमा कराई तो पैसे तो बैरियर के अकाउंट में आ गए, मगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बढ़ी या कैश? लायबिलिटी कम होगा, बड़ी लायबिलिटी कैश रखवाएंगे तो। भी देखो, आपने फीस जमा की बैरियर, तो जितने स्टूडेंट्स फी जमा कराते रहेंगे तो बैरियर यूनिवर्सिटी की अमाउंट बढ़ेगी, तो बैंक के लिए वो जो बहरिया का अमाउंट है वो क्या है? लायबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ी है। इज दैट क्लियर? तो क्रेडिट मेमो उसके थ्रू इन्फॉर्म करेगा। ये बात समझ में आ गई?
डेबिट तो जो माइनस होगा चार्ज करता है बैंक चार्जेस वगैरह, और जो बैंक इन्फॉर्म करता है लाइक वो डेबिट मेमो के थ्रू, ठीक है, इज दैट क्लियर? क्रेडिट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने फीस पे की तो फिर जब बैंक इन्फॉर्म करेगा यूनिवर्सिटी को वो क्रेडिट मेमो वो क्रेडिट मेमो, मगर बैंक ने आपके पास से कुछ आपके अकाउंट से कुछ माइनस कर लिया, तब डेबिट मेमो वो डेबिट मेमो होगा, ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? यस देखो, this is an example. Certain rupees has been debited at this on this transaction ये, ठीक है, तो इट्स अ liability बैंक की लाइबिलिटी का मुझे पैसा निकाला है, लेकिन किसी और उसमें से निकाल मतलब बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया एसएमएस के थ्रू, ठीक है, तो ये एसएमएस के थ्रू भी हो सकता है, पेपर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सर इसको कोई आपकी अमाउंट काटी तो नहीं है उन्होंने, तो ये डेबिट मेमो तो आपने नहीं ना होगा जब बैंक आपके लिए। चार्जेस हो जाते तो हैं मैंने service निकाला ना, हम्म तो जब मैंने ट्रांसैक्ट जब पैसा निकाला तो फिर क्या होगा तो ये तो सिर्फ Liability बढ़ ये इस गई। मैसेज में तो सिर्फ ये बात हमें कन्वे हो रही है ना कि बैंक मेरा की लाइबिलिटी कम हुई कम है हुई है, इसमें। तो ये डेबिट मेमो वाली तो इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें amount इन्होंने तो- फर्दर डिटेल नहीं, इन्होंने हम्म। फर्दर डिटेल नहीं बताया, इन्होंने हाँ। मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि Inform आपके अकाउंट से 20,000 रुपए निकले हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, सेंड टू, मैंने जिस अकाउंट में पे किया उसे, तो बैंक एक तरह से आपको इन्फॉर्म कर रहा है ना, इसके अंदर क्यों liability जब बैंक में पैसा आया तो फिर इंक्रीज होगी, और जब बैंक से पैसा निकला तो कम कम है। हम्म देखो ना, बैंक के पास आप पैसा रखोगे तो बैंक के लिए क्या है, उधार बैंक देखो को उधार तुम बैंक के रखवाना है पास ना पैसा रखवा रही हो तुमने उसके पास उधार भी तो रखवाया ना तो तुम्हें कभी या चुकाना आपने होगा। बैंक को गिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना, तो जब आपने गिफ्ट नहीं किया तो बैंक के पास उधार बढ़ा ना, आपके 10,000 थे, आपने 90,000 और रख दिए, liability बढ़ी बैंक की लाइबिलिटी बढ़ी ना। जो हाँ, तुमने चेक डलवाया हुआ है ना बैंक में उसको उनके बाद उधार उनकी लाइबिलिटी बढ़ी है, जैसे तुम उसे चेक को कैश करवा लो कि उनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तुम्हारा कैश बढ़ जाएगा। अच्छा देखो, हाँ डेबिट मेमो क्या कहना है, डेबिट कार्ड क्या करता है, मैं गया, मैंने कोई परचेज किया, शॉप किया, तो मेरे पास अगर मैंने 10,000 कैश था और मैंने 2,000 रुपए की परचेज की, तो मेरा बैलेंस 12,000 हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, ये 4 आइटम है, इसके बाद एरर है, एरर में आपका बैंक एरर है और कंपनी एरर है, जब ये कोई 2 चीजें हैं, इज दैट क्लियर? इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन में कोई चीज, ये बात समझ में आ गई? की तरफ से प्रॉब्लम होती है कि वो लोग ज्यादा हमें चार्ज कर लेते हैं चार्ज कर लें या डेटा की एंट्री गलत हो जाए, एक दफा ट्रांजेक्शन हमने करी है मैसेज जैसे 2 बार आ जाता है जैसे आपने एग्जाम्पल हाँ, है ना, या आपने तो वो कुछ भी हो सकता है ना, बैंक एरर कुछ भी हो सकता है, कंपनी की खुद अपने रिकॉर्ड्स में एरर, ठीक है, उनके अकाउंट तो ये आपके पास 6 आइटम्स हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाएं, डू यू वांट मी टू डू द सेकंड क्वेश्चन? Yes. अच्छा, इसमें देखो, हाँ, मतलब हमारी मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कोई भी कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। चलो फिर हम ये ऊपर वाला कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आइटम ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, आपने बैंक रिकंसिलिएशन किसका बनाना है? मिलना था तो अच्छा, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने मिल्लत एंड को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे ये मुझे फॉर्मेट बना हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन का, यहाँ कंपनी नेम पे मैंने पेस्ट कर दिया स्पेशल, ये कंपनी नाम आ गया। अच्छा, कौन सी डेट को मैं बना रहा हूँ, मार्च 31, 2005, ठीक है, मार्च 31, 2005, ठीक है, जी ये बात समझ में आई सर, मेरे ख्याल मीटिंग में जब ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद एक्चुअली यहाँ आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, हम्म
ठीक है, जी ये समझ में आ रहा है? जी ठीक है। अच्छा, अब जरा सा हम ये देखते जाते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्या है? कैश बैलेंस एज पर बुक, व्हाट इज दिस? कंपनी बैलेंस, कंपनी का बैलेंस अकाउंट 417 ठीक है, ये आपने कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये चूंकि डेसिमल्स में है, तो यहाँ डेसिमल्स बढ़ा दो, ओके। तो ये हमने डेसिमल्स बढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, ये क्या चीज है? 18,006, ये बैंक बैलेंस है, तो इसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। यस, अगेन ये इसके डेसिमल्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? अब पॉइंट नंबर 3 क्या है? check outstanding as of March 31st were as follows. ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स है, एक है 41 और एक है 47। मैंने ये अमाउंट यहाँ कॉपी कर दी। अच्छा, ये मैं एक्चुअली इस सारे को फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, डेसिमल्स जो है ना बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये एक 41 नंबर चेक है और ये आपका 47 नंबर चेक है। 47 नंबर चेक की अमाउंट कितनी है? 3600 ये लेस ओसी मतलब आउटस्टैंडिंग चेक आउटस्टैंडिंग चेक्स माइनस होंगे ना, ठीक है, ये अमाउंट आ गई। जी अच्छा, अब इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूं, और इसको चूंकि मुझे माइनस करना है तो मैं यहाँ इक्वल साइन के बाद एक माइनस भी लगा देता हूँ। माइनस में आगे पहले ऐड करा फिर माइनस। देखो, ऐड करके यहाँ माइनस लगा दिया ताकि माइनस क्वेश्चन साइन, माइनस का वैल्यू थी माइनस में नहीं है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग चेक है तो आउटस्टैंडिंग चेक हम माइनस करते हैं। देखो, अगर माइनस नहीं करते तो ना करो, तो बाद में भी कर सकते देखो माइनस ना करो, चलो इसको देखो यूं रखो, प्लस रखा, तो फिर जब फॉर्मूला बनाएंगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। हैं। फिर उसको इसमें से यस, ये माइनस होना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसके बाद ये क्या अमाउंट है? टी, ये क्या होगा? क्रेडिट मेमो होगा ना? यस और नो? बैंक ने आपके बिहाफ पे कलेक्ट किया है, ठीक है, क्रेडिट मेमो में आ गया। यस और नो? जी ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये बैंक आपके लिए फ्री में नहीं काम कर रहा, ये जो नोट रिसीव किया है इसके लिए कितना चार्ज कर रहा है? ₹12, ठीक है। तो अब हम इसको डेबिट मेमो में लिख देते हैं, जी 12.1, नहीं 12 ही है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे आइए, ये क्या है? दिस इज एनएसएफ चेक। एनएसएफ चेक का क्या मतलब होता है? नॉन सफिशिएंट फंड। इसके लिए हम डिसऑनर्ड चेक भी नाम यूज करते हैं, इसके लिए हम ये भी यूज करते हैं, डिसऑनर्ड और बाउंस बैक। बाउंस चेक क्या होता है? लेकिन आप किसी को चेक लिख के दे दो दे दे और फिर बैंक के पास वो प्रेजेंट हो तो बैंक उसको वापस कर देगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका बैलेंस को क्या करेगा? किसी को सेंड किया या उसको रिसीव हुआ इसी हुए ना, मतलब ये मिल्लत एंड कंपनी का कस्टमर है ये। वापस कर दिया मतलब चेक। मंसूर ने पेमेंट करनी थी 283.56 मिल्लत एंड कंपनी को, उसे चेक लिख दिया, मिल्लत एंड कंपनी ने अपने बैंक के पास डिपॉजिट किया। अच्छा, मिल्लत एंड कंपनी के बैंकर ने मंसूर के बैंकर को भेजा कि इसकी पेमेंट कर दो उसके अकाउंट में, वहां पैसे नहीं थे या कम थे, तो मंसूर का अकाउंट क्या, बैंक क्या करेगा?
वापस भेज देगा, बाउंस कर देगा। तो नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से ये यहाँ पे माइनस होगा, लेस में ही आप देखोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? माइनस ना करो, मगर ध्यान में रखो, ताकि फिर जब फॉर्मूला बनाओगे तो माइनस करोगे। ठीक है, ओके। ये जो है इसका क्या करेंगे, बैंक चार्ज ऐड कर देते हैं ना। तो 12 प्लस डेबिट मेमो में डेबिट मेमो में, ठीक है, तो कितना हो गया? 26.1। 26.1। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, जी क्या है? इन ट्रांजिट डिपॉजिट इन ट्रांजिट होगी ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। ठीक है, तो आप इसको कहाँ लिख दोगे? EIT में लिख दोगे। एक मिनट, ये ठीक है। जी अच्छा, अब ये H क्या है? 360 का चेक रिसीव हुआ था नादिर बेदर्स, जो कि कस्टमर ने पे करना था। ठीक है, और बुक कीपर ने उसने रिकॉर्ड करते हुए कितना रिकॉर्ड किया? 36। जीरो का है तो कंपनी एरर होगी। कंपनी एरर हो गया, तो कितना कम रिकॉर्ड किया कंपनी ने? माइनस करेंगे ना माइनस करेंगे, तो 324 कम रिकॉर्ड किया, तो प्लस होगा माइनस होगा? 280% प्लस होगा। प्लस होगा। देखो, इसमें आसान तरीका ये है कि आप कंपनी है। देखो, इसमें देखो, रॉन्ग फिगर पहले लिखो और एक स्पेस छोड़ के राइट फिगर, कहीं पे भी, ये तो बस कैलकुलेट करना है। तो रॉन्ग फिगर आपकी कितनी है? 36। और करेक्ट फिगर क्या है? 360। तो आपने कितना और ऐड करना होगा? 324। तो दैट मीन यहाँ पे 324 ऐड होगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? अब रह गया हमारे पास आखिरी, कंपनी बैंक एरर हुआ ये है। बैंक ने क्या किया है? किसी और कंपनी का चेक था और माइनस इसकी कंपनी से कर दिया, मिल्लत एंड कंपनी से। बात समझ में आई? तो सही माइनस किया है? नो, क्यों? कलर किसी और की कंपनी में किसी और कंपनी का था और मिल्लत एंड कंपनी के अकाउंट से माइनस माइनस कर दिया, तो इसको करेक्शन कैसे होगी? मिलर एंड कंपनी में तो ऐड करेंगे। मिल्लत एंड कंपनी में यहाँ पर नहीं, कम बैंक साइड पे ऐड होगा, बैंक साइड पे ऐड होगा। हाँ, ये बैंक एरर ऐड, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप ये देखिए, अब हमने इनको टोटल करना है। अच्छा, अब आपने जहन में रखना होगा कि अच्छा, पहले दो ऐड होंगे, तीसरा माइनस होगा, क्योंकि हमने तीसरे का सम करके लिख लिया है, मतलब ये दो सम करके लिख लिया ना। हाँ, तो अब ये देखो, यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर प्लेस कर दिया इसको, ओके। तो दैट मीन्स दिस प्लस दिस माइनस दिस और प्लस बैंक है जैसे आप कह रहे थे कि पहले ही माइनस कर लेते तो फिर ऑटो सब करने तो वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली, वो फिर आपको दोबारा से फॉर्मूला से पहले इक्वल्स टू के बाद ना माइनस से भी शुरू कर सकते हो, इक्वल जरूरी नहीं है, आप माइनस से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा, देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ देखो, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, और ये दोनों क्या होंगे? ये भी माइनस होगा और NSF भी। हाँ, देखिए, आपके दोनों साइड बराबर आ गए। कंपनी एरर माइनस करेंगे। कंपनी एरर प्लस होगा ना, यहाँ देखो क्या था,
व्हाट वाज इट? यहाँ देखो, प्लस हुआ हाँ प्लस हुआ था क्योंकि कम रिकॉर्ड किया था। फिर डेबिट मेमो डेबिट मेमोस तो माइनस होते हैं ना। बैंक चार्जेस जो हमें पे करने होते हैं एनएसएफ चेक, वो भी वो एक्चुअली बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। नॉट सफिशिएंट फंड, वो भी माइनस होगा ना। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस और नो? ये क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, और इसमें बैंक एरर सॉरी कंपनी एरर प्लस भी हो सकता है, कंपनी एरर माइनस भी हो सकता है। ज्यादा चार्ज कर लेंगे तो अब माइनस मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल में बात करता हूँ, ठीक है, कितना रिसीव किया था? नहीं, 360 किया था। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि इसने रिकॉर्ड करते हुए ये रिकॉर्ड कर दिया, 600 कर दिया, तो अब करेक्शन कैसे तो होगी? अब हम माइनस करेंगे इसमें से एग्जैक्टली, उसको आप माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे? 36 करेंगे, और बाकी जो बचेगा वो फिर हम उनको वापस से दे देंगे। 340 माइनस उनको देना नहीं है, क्योंकि आपने तो ये रिसीव किया, एरर आपने किया रिकॉर्डिंग में, तो अब आप यहाँ पे कंपनी एरर कैसे सही करेंगे? माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर सब्ट्रैक्ट करें, तो ये यानी डिपेंड। कि जो क्रेडिट मेमो डेबिट मेमो ऐड होगा उसमें से हम कंपनी एरर प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर माइनस भी। सकते हैं अगर प्लस हो रहा है तो क्रेडिट मेमो के साथ लिख लो, और माइनस हो रहा है तो डेबिट मेमो के साथ लिख लो। और बाकी कंपनी बैलेंस और एनएसएफ एनएसएफ भी माइनस होता है, वो आप डेबिट मेमो के साथ लिख लो। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई? कंपनी बैलेंस भी ऐड करें क्रेडिट मेमो, हाँ, उसके बाद ये जो एरर है क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो क्रेडिट मेमो के साथ ऐड कर दो, इसी के साथ इसी के साथ ये ऐड हो गए। फिर ठीक है। डेबिट मेमो डेबिट मेमो में जो है चार्जेस और एनएसएफ माइनस होगा, ये भी ऐड ही होगा ना डेबिट मेमो, माइनस माइनस चार्जेस भी माइनस करेंगे बैंक चार्ज। बैंक चार्जेस भी माइनस होगा और एनएसएफ भी माइनस होगा, और अगर कंपनी एरर हम ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया हमने कम की बजाय तब वो फिर माइनस तो फिर माइनस होगा, तो यहाँ लिख लेना नीचे, नहीं, इसी को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। कर सकते हो, मगर ये कि लेस में एक तरफ करोगे तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, पॉइंट ये है, यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हो, ठीक है, इसको मैंने यहाँ मूव किया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ मूव किया, ठीक है, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ की और एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। ये देखिए, दिस प्लस दिस, तो कितना ऐड हो रहा है, ठीक है, और कितना माइनस हो रहा है, ठीक है, और ये हम डेसिमल्स में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नहीं, क्योंकि अभी तो हमने सेव किए ही नहीं, तो अब देखो यहाँ से ये और यहाँ माइनस करना है, तो ऑटो सम नहीं लगा सकते जब तक यहाँ माइनस नहीं करोगे। बात समझ में आई? देखो मैंने क्या किया कि कितना प्लस हुआ उसको एक जगह जमा कर लिया, और कितना माइनस हुआ उसको एक जगह माइनस कर लिया, एक जगह ऐड कर लिया। इज दैट क्लियर? इसको इसके साथ ऐड करेंगे और फिर इस वाली जो इसका से माइनस करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, ये क्यों किया इस तरह से? इस तरह से इसलिए कि आप आखिर में आके यहाँ एंट्रीज बनाएंगे, है ना? देखो ना, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, जनरल एंट्री है। अच्छा, अच्छा मेरा ख्याल है जनरल एंट्रीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, और जनरल एंट्रीज मार्क्स की तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हाँ भाई, अच्छी होती है। अच्छा देखिए, यार अब आपके पास कैश कितना आया, ये कौन सी डेट को हम बना रहे हैं? 31st March 31 मार्च 2005 को। अच्छा ये बताओ, बैंक एरर करेगा तो आप बैंक में जाके एंट्री रिकॉर्ड करोगे? बैंक आपको अलाउ करेगा? आप अपने लिए करोगे। अच्छा, जो कैश
डेबिट हो रहा था क्रेडिट मेमो, उसमें आप क्या करोगे? कैश आया है गया? जी, कैश कितना आ रहा है आपके पास? हाउ मच कैश हैव यू रिसीव? तो आपने 1000 ये जो ऐड किया था ये आ गया आपके पास। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो कैश है ये आया किस लिए? ये जो 762 था ये क्या चीज थी? क्रेडिट ये था, यहाँ देखिए, व्हाट इज दिस? नोट। तो आपने रिसीव करना था ना, यस और नो? तो ये नोट रिसीवेबल, सेट किया था बैंक के थ्रू। तो हमारा रिसीवेबल था जब ही तो उसने सेंड किया ना, तो ये नोट रिसीवेबल। ये नोट रिसीवेबल कितने अमाउंट का है? सेम। ये आ गया ये, ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद ये जो अमाउंट थी ये ये- डेबिट क्रेडिट करके लिखा है आपने। दोनों सेम नहीं होंगे। एक बात बताओ, सेम अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये सम है ना दो चीजों का, ये सम है ना। एक है आपके पास बैंक एरर, कंपनी एरर, और एक है आपका क्रेडिट मेमो। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो कंपनी एरर था वो किससे रिलेटेड था? कंपनी से। कंपनी से था, मगर व्हाट वाज द आइटम? कस्टमर से कुछ पैसे रिसीव करने थे। ये तो जब कस्टमर से पैसे रिसीव करने होते हैं तो वो क्या कहलाता है? वेरी सिंपल, वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। वेरी गुड। तो यहाँ आप क्या करेंगे? वो जब आपसे कोई बोरो करता है तो कुछ लिख के दे देता है, ठीक है? तो वो आपका, तो अभी मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। तो ये आपका एंट्री बराबर हो गई डेबिट क्रेडिट, डेबिट में, और बाकी दोनों पे डिटेल्स लिखी ना, ठीक है? देखो, नोट की एग्जाम्पल ये है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नोट। किसी मीटिंग में स्टेट एंड मतलब शहर और स्टेट इस डेट को 6 months after this date, Porter Company promises to pay Security National Bank a sum of 10,000 with an interest rate of 9% per annum, जिससे बोरो किया वो साइन कर रहा है। तो कौन सी कंपनी है, किस कंपनी से लिया है ये? अच्छा, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग का मतलब ये कि ये जीरो है। तो जो भी बोरो कर रहा है वो एक लिख के दे रहा है कि भाई मैं आपसे ये बोरो कर रहा हूँ, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप ये देखिए, यहाँ पे कैश कुछ माइनस भी हो रहा है आपके कंपनी साइड पे। किया था जब ये था ना, जी से कितना माइनस हो रहा है? 30966। तो एक एंट्री और बनेगी इस डेट को जिसमें कैश जो है आपका क्रेडिट होगा, ठीक है? और कैश क्रेडिट कितने से होगा? ये हमने यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस अच्छा, अच्छा, अब ये जो आपके पास कैश क्रेडिट हुआ ये क्यों क्रेडिट हुआ है? ये क्या है 26.1? हाँ, तो ये क्या था? व्हाट वाज इट? क्योंकि ये हमारे अकाउंट में से कट रही है। हाँ, तो क्यों कटा था? बैंक चार्जेस ये बैंक चार्जेस थे। सर्विस चार्जेस। तो ये बैंक चार्ज था, यहाँ पे भी $12 का बैंक चार्ज था। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? बैंक चार्ज चार्जेस पे करेंगे, बैंक चार्जेस की वजह से पे करना पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? डेबिट होगा ना, एक्सपेंस है।
ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है। बस ये एक रह गया है, अगर आपको जल्दी ना हो तो ये देख लो। पहले एक मिनट ये वैसे हाँ, तो ये बताओ इसके बाद ये क्या चीज है? एनएसएफ चेक है ना? एनएसएफ चेक रिकॉर्ड होता है अकाउंट रिसीवेबल से, अकाउंट रिसीवेबल से डेबिट होता है, और ये आपने अमाउंट ऊपर से पे करनी है, दैट्स इट। ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो गया। बात इस तरीके का हमें क्वेश्चन देंगे, सो पहले वो करेंगे पूरा डाटा को, फिर उसको जर्नल बनाएंगे। उसके बाद ठीक इस है, टाइप की एंट्रीज होंगी। एटलीस्ट यही तो। और आप पूरा फॉर्म जैसे आपने मेडिसिन में बनाकर दिया था वैसे ही बनाकर देंगे ना किस तरीके से? इस तरीके से क्या मतलब? बैंक रिकंसिलिएशन में तो हमें सब कुछ खुद ही बनाना होगा। भाई चीजें तो खुद बनानी होंगी। हेडिंग्स भी जो आपने हाँ, ऊपर लिखी है, हेडिंग भी बनानी होगी। अच्छा मतलब हेडिंग में पूरा ये सब आपने लिख के देंगे। जब आपको आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया?